हेलो। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th का चैप्टर 6 है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। सो बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है और इसमें ज़्यादा पेशेंस की भी आवश्यकता होगी। तो शुरुआत में जो है भूमिका काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो हम कोर पार्ट पे जाए उससे पहले भूमिका को समझना बेहद ज़रूरी है। और भूमिका समझ में आएगी तो कोर पार्ट को समझना और याद रखना जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। उम्मीद है संयम बना के रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के स्थापत्य और शिल्प के संबंध में वास्तविक भूमिका क्या थी, जिसकी वजह से राजस्थान का एक स्पेसिफिक स्थापत्य कला या शिल्प कला जो है वो विकसित होती है, और उसके बाद में समय के साथ में उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो भी हम इस भूमिका के थ्रू समझेंगे। सो बात करते हैं अगर मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना एक अलग स्थान रहा है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक जो सांस्कृतिक तस्वीर है उसे प्रस्तुत करती है। सो प्राक और आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका काफ़ी अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रकृति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों और खंडरों के अध्ययन के नहीं किया जा सकता। सो जैसे जैसे समाज विकसित होता है उसका प्रभाव जो है वहाँ की स्थापत्य कला में जो है वो एक अतुलनीय रूप से देखने को मिलता है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को काफ़ी प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले, जलाशय के निर्माण में उपयोगिता, तो इनके साथ मजबूती का एक पूरा ध्यान रखा गया है। पहली चीज़ तो राजस्थान इतना डाइवर्स है और जियोग्राफिकली इतना ज़्यादा डाइवर्स था कि उसकी वजह से भी स्थापत्य कला पर एक प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ कि राजस्थान पश्चिमी हिस्से पर स्थित होने की वजह से जो बाह्य आक्रमण होते हैं उनको भी झेलता है, सो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरी चीज़ कि राजस्थान की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो हर राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसका भी जो है वो समावेश यहाँ के स्थापत्य में देखने को मिलता है। सो सबसे पहले बात करें अगर नगर विन्यास की, तो नगर विन्यास में स्थापत्य और भवन शिल्प में किस तरीके का देखने को मिलता है। तो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौंथी ये सबसे ओल्डेस्ट जगह जो हमें प्राप्त होती है खुदाई में। तो जब इनकी खुदाई की गई तो उससे कई सारे हमें प्रमाण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल में कई सदियों पूर्व सरस्वती और द्रस्वती नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना और भवन निर्माण काफ़ी उच्च स्तरीय देखने को मिलता है। ठीक है। देन ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती है। तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जब खुदाई की जाती है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ जब स्थापत्य कला के बारे में हम पता चलता है तो उसमें भी कई सारी विशिष्टताएं देखने को मिलती है। एक तो वो नदियों के किनारे स्थित थे शहर वगैरह, नगर वगैरह, और दूसरी चीज़ उनमें जो ईंटों से बने हुए भवन मिलते हैं, सड़कें मिलती हैं, नालियाँ मिलती हैं, गोल कुएं और वेदियाँ मिलती हैं। तो ये एक तरीके से जो है वो एक परिपूर्ण काइंड ऑफ जो है वो स्थापत्य कला का नमूना हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें तो यहाँ पर आहड़, गिलुंड कई सारी संस्कृति के केंद्र मिलते हैं प्राचीन, जो कि इनके मकानों में खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को परिपूर्णता जो है वो प्रदान करते थे। यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते थे। अनाज पीसने के पत्थर मिलते हैं यहाँ, ठीक है, तांबे की चदरें मिलती हैं। तो ये आहड़ की कृषि और व्यवसाय प्रधान जो बस्ती थी उसकी ओर एक तरीके से संकेत देते हैं। इसी प्रकार पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का भी ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि पुष्कर, मरुधन्व, जांगल, मत्स्य, शाल्व और मरुकांतर। ये प्रमुख जो है वो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मिलते हैं जो कि पौराणिक सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अब बात करें अगर महाभारत काल की, तो महाभारत काल में विराटनगर जिसे बैराट कहा जाता था, जो जयपुर के पास का रीजन था, इसके अलावा पुष्कर आदि जो नगर है उनका वर्णन भी मिलता है महाभारत काल में, जो स्थापत्य और रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ
और इस काल की कला केवल राजकीय प्रशय में ही नहीं पलती, बल्कि आमजन के मध्य भी जो है वो प्रचलित थी। विराटनगर जयपुर में जो पड़ता है, अशोककालीन सभ्यता का जो है वो एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ के जो भग्नावशेष मिलते हैं उनमें स्तंभ लेख, बौद्ध विहार और खंडर जो है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। मौर्य काल में बेडच नदी के किनारे मध्यमिका, जो चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल हम नगरी कहते हैं, उसका पुराना नाम था मध्यमिका, जो कि बेडच नदी के किनारे अवस्थित थी। वो एक भव्य नगर योजना वहाँ पर देखने को मिलती है और वो इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यहाँ पर एक भव्य नगर हुआ करता था। अब बात करते हैं मौर्यन के बाद का पीरियड, जैसे गुप्त और गुप्तोत्तर काल की। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जो है वो कौन कौन सी जगह है, जैसे मैनाल, अमजेरा, डबोक और भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो नगरीय वैभव के साक्षी देखने को मिलते हैं। बावड़िया, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ और रिहायशी मकानों का यहाँ पर संतुलित निर्माण देखने को मिलता है और इन खंडरों और उपलब्ध जो पुरातात्विक सामग्री है वो इसमें आसानी से ये सारी विशेषताएं देखने को मिल जाएगी। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल जो है वो राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी माना जाता है और इसको बेसिकली राजपूत काल भी कहा जाता है। राजपूत संस्कृति के उदय होने की वजह से जो है यहाँ पर वीरता और रक्षा के प्रतीक किले और धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर जो है वो बनाए जाते हैं इस काल के अंदर। सो राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनती हैं वहाँ नगर नियोजन एक स्पेसिफिक विशिष्ट तरह का रहता है। नगर की रक्षा और सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो जो स्थान चुना जाता था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता था और इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौड़गढ़ और आमेर जैसे स्थानों को जो है वो राजधानी नगर बनाने के लिए चुना जाता था। तो ये शुरुआती राजधानियाँ जो बनी थी जब राजपूत एरा शुरू हुआ था, तो उसके शुरुआत में जब राजधानी नगर के रूप में इनको विकसित करना था तो उन्होंने नगर की रक्षा और सुविधा की दृष्टि से ऐसी जगहों का चुनाव किया जहाँ पर नगर निर्माण इजीली किया जा सके, जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता इजीली हो। देन उसके बाद में जब जैसे जैसे नगरों का विकास और ज़्यादा बढ़ता गया और राज्यों का एक्सपांसन और ज़्यादा बढ़ता गया, तो अब जो है उन्हें उनसे भी ज़्यादा बड़े नगरों की आवश्यकता महसूस होती है। सो अब उन्हें अपनी राजधानियों के लिए जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे जो नगरों की स्थापना की उसके बाद में, और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में उन्होंने विकसित किया। तो शुरुआती राजधानियों के रूप में उन्होंने कौन से स्थानों को चुनाव किया और उसके बाद में जैसे जैसे उन्हें संसाधनों की और ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई, सुरक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने जो है वो बड़े नगरों की स्थापना के लिए या परिपूर्ण नगर की स्थापना के लिए नए जगहों का जो है वो चुनाव किया, जिसके मद्देनज़र आज के जो फोर्ट देखने को मिलते हैं वो उन्हीं का रिजल्टेंट है। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को जो है वो 9 वर्गों के सिद्धांत पर जो है वो इसको बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों का निर्माण किया गया। रास्तों की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। शहर के दोनों ही सिरों पर जो है वो चौपड़ का निर्माण किया गया था, अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़, जिनमें बीच में फव्वारे हुआ करते थे और चौड़ी सड़कों के दोनों ओर बाजार हुआ करते थे। शहर से निकासी के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण दरवाज़ों का इसमें निर्माण किया जाता है। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव जो है वो कब रखी गई थी, तो नवंबर 1726 को रखी गई थी, जिसमें राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा ये नींव रखी गई थी। आगे चलकर पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जो है वो जयपुर के स्थापत्य ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी किया है और उसका जो है वो एक दूसरे नगरों में झलक भी देखने को मिलती है। जयपुर को जिस तरीके से नियोजित नगर के रूप में विकसित किया गया था वो झलक। अब बात करते हैं 12वीं सदी की। तो 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जब हो रहा था
तो उसमें जंगल की निकटता, पानी की सुविधा, इन सबको ध्यान में रखा जा रहा था। समूची जो योजना थी वो जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। और चौहानों की अगर बात करें तो उनके समय में अजमेर की गिनती एक समृद्ध नगरों के रूप में होती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य जो है उसमें अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। तो ये याद रखना है कि जब कौन से ग्रंथ में जो है वो या काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है, तो पृथ्वीराज विजय। देन बूंदी की स्थापत्य की अगर बात करें और उसके बसाने में जो है वो जल की प्रचुरता का काफ़ी बड़ा हाथ देखने को मिलता है। तो अब जैसे जैसे स्थापत्य डेवलप हो रही है वहाँ पर जो है वो रिसोर्सेज को जो है वो वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे जोधपुर और बीकानेर की बात करें तो उसके बसावट में गढ़ का निर्माण, परकोटे भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित देखा जाता है। बीकानेर जो है वो समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए थे और हाट और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया था। इसी तरह से उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल जो पेशे होते हैं उनके अनुसार वहाँ पर मोहल्लों में बांटा जा सकता है। इसी तरह से नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य जो है वो एक तरीके से भिन्न देखने को मिलता है। जिस तरीके से नगर डेवलप हो रहे थे, गांवों का विकास नगरों से थोड़ा सा भिन्न हुआ करता था। कैसे? तो पहाड़ी जो इलाके थे वहाँ गांव पहाड़ी ढलान पर हुआ करते थे या कुछ ऊंचाई लिए हुए होते थे, जैसे कि केलवाड़ा हो गया, सराड़ा हो गया। इसी तरीके से पहाड़ों और घने जंगलों में जो है वो आदिवासियों की बस्तियाँ हुआ करती थी, छोटी छोटी टेकरियों पर और 2-4 झोपड़ियों के रूप में जो है ये बसे होते थे। रेगिस्तानी गांवों की बात करें तो उनको पानी की जो है वो सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया गया था और इसीलिए जो है वो बीकानेर और जैसलमेर के गांव जो है वो नाम के आगे वहाँ पर सर देखने को मिलता है। बेसिकली सर का मतलब जो है वो तालाब से होता है या पानी का जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल होगा उससे वहाँ का नामकरण देखने को मिलता है, जलाशय से संबंधित है ये। जैसे बिदासर हो गया, जैतसर हो गया, उदासर हो गया, इस तरीके से। अब दुर्ग शिल्प कला की अगर बात करें, दुर्ग का निर्माण कब कैसे विकसित हुआ, तो राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल होगा जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ या गढ़ी न हो। तो दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत ही प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शुक्र नीति जो है उसके अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं और उन 7 अंगों में दुर्ग भी एक है। सो संपूर्ण देश में राजस्थान जो है वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में सर्वाधिक गढ़ या दुर्ग देखने को मिलते हैं। सो सर्वाधिक गढ़ या दुर्ग अगर ऑल इंडिया की बात की जाए तो महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, उसके बाद में मध्य प्रदेश में और 3rd नंबर पे राजस्थान में देखने को मिलते हैं। यहाँ राजाओं और सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण और आक्रमण के समय अपनी प्रजा को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, इस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान रखा। इसके अलावा उन्होंने पशुधन बचाने के लिए भी किस तरीके से जो है वो नगर का निर्माण किया जाए तो रिसोर्सेज को भी बचाया जा सके, तो संपत्ति को छिपाया जा सके। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखकर जो है इन्होंने दुर्ग का निर्माण किया। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण अगर देखा जाए दुर्ग स्थापत्य का, तो वो हमें कालीबंगा में देखने को मिलता है। उसके बाद में कालांतर में मौर्य, गुप्त और परवर्ती युग में दुर्गों का निर्माण जो है वो निश्चित आधार पर देखने को मिलता है। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिर, जलाशयों की प्रधानता दी जाती थी और राजपूत काल में राजस्थान में जो दुर्ग बनते हैं उनमें भाटियों का सोनागढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में स्थित है, जो भाटी वंश के द्वारा बनाया गया था, सोनारगढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसी तरह से अजयराज चौहान का गढ़ बिठली तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है और कुंभा का मांडलगढ़ दुर्ग देखने को मिलता है। तराइन का जब युद्ध होता है तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। पराजय के बाद में दिल्ली में तुर्क और अफगान शासन की स्थापना होती है और इसका प्रभाव भी जो है वो राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर काफ़ी देखने को मिलता है। 13वीं सदी के बाद में दुर्ग बनाने की परंपरा जो थी उसमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन है? 13वीं सदी के बाद में दुर्ग निर्माण में जो है वो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब दुर्ग जो थे वो वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो, जिससे कि
अगर दुश्मन कोई वहाँ पर हमला करे या आक्रमण करे तो उससे इजीली निपटा जा सके। उनके लिए जो है वो नीचे से अटैक करना जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, और ऊपर से जो है वो नीचे दुश्मन पर अटैक करना इजी होता था। तो इस वजह से पहाड़ियों पर दुर्ग बनाए जाने लगे 13वीं सदी से। जो ऊपर से जो होते थे, दूसरी विशेषता ये होती थी कि वहाँ ऊपर ऐसे पहाड़ियों पर बनाए जाते थे जो ऊपर से चौरस हुआ करती थी। चौरस अर्थात समतल, ताकि वहाँ पर खेती योग्य भूमि अवेलेबल हो और सिंचाई के साधन का समुचित प्रबंधन किया जा सके। और इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, खंडर हो गए थे, उनका भी जो है वो वापस से पुनर्निर्माण किया जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो आबू में जो अचलगढ़ दुर्ग था वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। महाराणा कुंभा ने इस नवीन दुर्ग में काफ़ी सारे परिवर्तन करते हैं। अचलगढ़ वाला जो दुर्ग था उसको, उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे नवीन दुर्ग में परिवर्तन किए, और कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी जो है वो आवश्यकता के अनुसार उसको पुनर्निर्माण करवाया। जब मुग़ल एरा आता है तो मुग़लों के साथ में, क्योंकि राजपूताना संबंध जो थे वो थोड़े मधुर हो जाते हैं। सो राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध जब बनते हैं मुग़ल एरा में, तो दुर्ग स्थापत्य में उसका भी जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समय जो है वो राजपूत शासक पहाड़ियों से जो है वो एक तरीके से अब सुरक्षा की, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है नहीं था, या आक्रमण का जो है वो इतना ज़्यादा खतरा नहीं था, सुरक्षा की दृष्टि से अब उन्हें जो है वो ज़्यादा सहजता लगी, तो उन्होंने समतल मैदान पर जो है वो नगर दुर्ग का निर्माण करना शुरू किया। तो इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो जैसे जयपुर का आमेर हो गया, इसके अलावा बीकानेर और भरतपुर के दुर्ग भी इसमें प्रचलित है, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यही स्थिरता और शांति का काल था। ठीक है, मुगल एरा जो था वो एक तरीके से स्थिरता और शांति का काल था, तो इसका प्रभाव जो है वो स्थापत्य कला पर भी देखने को मिलता है। अब प्राचीन जो दुर्ग थे या प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें दुर्गों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि वे राजस्थान के जो दुर्ग थे उनमें प्राय देखने को मिलती हैं वो विशेषताएं, जैसे सुदृढ़ प्राचीर होना, अभेद्य बुर्ज होना, और किले के चारों ओर जो है वो गहरी खाई या परिखा होना, खाई को ही परिखा कहा जाता है। इसके अलावा गुप्त प्रवेश द्वार देखने को मिल जाता है, सुरंग देखने को मिल जाती है, और किले के भीतर शिला खाना जिसे शस्त्रागार कहा जाता है वो भी बनाया जाता था। तो ये प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। इसके अलावा जलाशय और पानी के टाँके, राजप्रसाद और सैनिकों के आवास गृह जो है वो भी प्राय इन सभी दुर्गों में देखने को मिल जाते थे। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि राजस्थान के जो है वो 6 ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो सूची में शामिल किया गया है। तो वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? उसमें आमेर है, गागरोन है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, रणथंभौर है और चित्तौड़गढ़ है। सो जून 2013 में इन्हें जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो इनको याद रखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इसमें 2 तो मेवाड़ी क्षेत्र में स्थित है, तो उसमें आ जाता है एक कुंभलगढ़ और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके अलावा 2 जो है वो लगभग हाड़ौती रीजन से हम कह सकते हैं, या जहाँ से चंबल का प्रवाह है उस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो उसमें गागरोन जो कि झालावाड़ में स्थित है और रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। और 2 ऐसे दुर्ग हैं जो कि एक राजस्थान के ईस्ट में है और एक राजस्थान के वेस्ट में है। ईस्ट का हमें पता है अजमेर है जो कि आमेर है जो कि जयपुर में स्थित है, और वेस्ट में देखा जाए तो जैसलमेर है। सो इस तरीके से आप 6 दुर्गों का नाम याद रख सकते हैं। 2 मेवाड़ के हैं जिसमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ जाएंगे। 2 हाड़ौती रीजन या चंबल वाले रीजन से हैं तो उसमें गागरोन और रणथंभौर आ जाएंगे, और एक ईस्ट और वेस्ट का है तो आमेर और जैसलमेर का आ जाएगा। अब दुर्ग के प्रकारों की अगर बात करें, सो दुर्ग के प्रकारों की अगर बात करें तो अपनी स्थिति, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को जो है वो कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार अगर देखा जाए तो उसमें अलग अलग रूप से इनको क्लासिफाइड किया गया है कि कहाँ पर स्थित होता है, उसकी स्थापत्य किस तरीके की है और किस उपयोगिता के आधार पर जो है वो उसको
हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उस आधार पर जो है वो दुर्गों का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है उसमें और्दुक दुर्ग या जल दुर्ग भी जिसे कहा जाता है। तो ऐसे दुर्ग होते हैं जो विशाल जल राशि से घिरे हुए होते हैं, जैसे कि गागरोन का दुर्ग जो है वो जल राशि से जो हुआ अपने चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसलिए उसको औदुक दुर्ग या जल दुर्ग कहेंगे। इसी तरह दूसरा है गिरी या पर्वत दुर्ग, जो कि किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होते हैं, और राजस्थान के ज़्यादातर जो दुर्ग देखने को मिलते हैं वो गिरी या पर्वत दुर्ग होते हैं। इसी तरह एक है मरुभूमि जो बने हुए दुर्ग होते हैं, उन्हें धानवन दुर्ग कहा जाता है, जो कि रेगिस्तान में बने हुए होते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्रों में बने हुए होते हैं, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह सघन बिहड़ वन जो होते हैं, जो सघन वनों में जो बनाए गए वन हैं, वो दुर्ग वन दुर्ग कहलाते हैं, जैसे कि सिवाना का दुर्ग। एरन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके मार्ग जो है वो खाई, कांटों या पत्थरों से भी दुर्गम होते हैं, और चित्तौड़ और जालोर के दुर्ग जो है वो इसके एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। अब देखते हैं पारिक दुर्ग, जिसे चारों तरफ से बहुत बड़ी खाई बनाई जाती है, उसे कहा जाता है पारिक दुर्ग। तो कहाँ देखने को मिलती है ये? भरतपुर के दुर्ग में, और बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है वहाँ पर ये विशेषता देखने को मिलती हैं। सो जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा होता है उन्हें पारिद दुर्ग कहा जाता है। सो पारिक दुर्ग के तहत तो चारों ओर खाई बनाई जाती है। सो ख से याद रख सकते हैं पारिख, तो ख अर्थात खाई, और पारिध जो है वो दुर्ग वहाँ पर परकोटे से संबंधित है। तो परकोटा चित्तौड़ के दुर्ग में और जैसलमेर के दुर्ग में अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। सैन्य दुर्ग की बात करें तो जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहा करते थे, तो उन्हें जो है वो सैन्य दुर्ग कहा जाता था। तो इस तरीके से जो है वो दुर्गों को हम 8 जो है वो तरीके से या 9 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। 9वां है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में क्या था? सूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले जो बांधव लोग हैं वो रहा करते थे, तो उन्हें सूरवीर दुर्ग कहा करता था। सहाय दुर्ग या सूरवीर दुर्ग, इसमें बांधव लोग अर्थात मतलब ये हमेशा रेडी रहते थे। अगर कभी भी आकस्मिक कंडीशंस में जैसे युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो इमरजेंसी कंडीशन में आप कभी भी बोलो ना, तो वो हमेशा तैयार रहते थे। तो ये वो दुर्ग थे, सहाय दुर्ग या सूरवीर दुर्ग। तो बेसिकली ये विशेषता तो सारे ही दुर्ग में होती ही है, हर जगह जो है वो इस तरीके की सेना होती ही थी। सो कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये विशेषता पर्टिकुलर एक जगह ही देखने को मिलेगी। कई सारे दुर्ग ऐसे थे जहाँ पर इनमें से 2 या 3 विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को अगर देखा जाए तो उसे गिरिदुर्ग भी कहेंगे। पारिक दुर्ग की भी विशेषता है, चारों तरफ खाई है उसके। एरन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जा सकता है क्योंकि वो जंगल में स्थित है। सो इस तरीके से 2-3 विशेषताएं जो है वो दुर्गों में होती है या देखने को मिलती हैं। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, और चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के, तो ये थी भूमिका जो हमने विस्तृत रूप से देखी। अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, उनको विस्तार से देखेंगे।